1991 में जेआरडी टाटा ने अपने उत्तराधिकारी रतन टाटा को टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बनाया। यहां से टाटा का रतन काल शुरू होना था। 1962 से ही टाटा ग्रुप में अलग अलग पदों पर रतन टाटा काम करते और खुद को साबित करते आए थे। लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाने पर बिजनेस वर्ल्ड ने कुछ खास अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। जेआरडी टाटा लगभग 50 सालों तक टाटा समूह के मुखिया रह चुके थे। उनकी अगुवाई में कंपनी ने सफलता के नए मुकाम छुए थे। रतन टाटा की काबिलियत से जेआरडी टाटा तो परिचित थे, लेकिन बाहरी लोगों को रतन टाटा का सिर्फ सरनेम दिखाई दिया। रतन टाटा के बारे में कहा गया कि सिर्फ टाटा सरनेम की वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी मिली। लेकिन अब बहुत कुछ बदलने वाला था। टाटा समूह ने अपना मुखिया बदला, वही ठीक उसी साल देश में भी काफी कुछ हमेशा के लिए बदल गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिसके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस दौरान सरकार का लाइसेंस राज खत्म कर घरेलू बाजार को दुनिया के लिए खोलने का फैसला होता है। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अब भारत की अर्थव्यवस्था का नया महामंत्र थे। एक तरफ टाटा समूह का चेयरमैन बदला तो दूसरी तरफ भारत की आर्थिक नीति। भारत में विदेशी कंपनियों की आमद हुई, विदेशों के बाजार भारत के लिए खुल गए। यह मौका और चुनौती दोनों था। नए दौर के भारत की नई आर्थिक नीति के हिसाब से बिजनेस को भी इस नए परिपाटी पर ढलना था। यही वो दौर है जिसमें कई बड़े उद्योग समूह जो बदलावों के श्रृंखला के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, वो बाजार से धीरे धीरे बाहर हो गए। लेकिन रतन टाटा इस नई कहानी के हीरो बनने वाले थे। उन्होंने टाटा समूह के बिजनेस का विस्तार उन तमाम क्षेत्रों में किया जिसमें उन्हें संभावना दिखी। लेकिन रतन टाटा को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है उनका कैरेक्टर। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर रतन टाटा ने टाटा समूह को नई चुनौतियों से जूझने और कामयाब होने के तरीके सिखाए, लेकिन कभी भी गलत रास्ते अख्तियार नहीं किए। रतन टाटा ने बिजनेस में भी देश प्रथम का सिद्धांत अपनाया। वैसे दिलचस्प बात यह है कि रतन टाटा ना तो टाटा ग्रुप से जुड़ना चाहते थे, ना इसकी कमान संभालना चाहते थे। 17 साल की उम्र में रतन टाटा अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए। अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने पढ़ाई की। इस दौरान अमेरिका में उनका दिल लग गया। वो तो अमेरिका में ही सेटल होने का प्लान बना रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ। 1955 से 1962 तक रतन टाटा अमेरिका में रहे, लेकिन दादी की तबीयत नासाज हुई तो उन्हें भारत लौटना पड़ा। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटे रतन टाटा ने भारत में आईबीएम में नौकरी भी शुरू कर दी। जब जेआरडी टाटा को ये बात पता चली तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भारत में रहो और टाटा के अलावा किसी और कंपनी में काम करो। मुझे अपना बायोडाटा तुरंत भेजो। आदेश हुआ तो रतन टाटा ने आईबीएम के ही टाइपराइटर पर अपना बायोडाटा बनाया और जेआरडी को दिया। इस तरह 1962 में ही वो टाटा इंडस्ट्रीज से जुड़े। इसके बाद अलग अलग पदों पर रहते हुए 1991 में जब जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उनके मन में तो कोई शक नहीं था रतन की काबिलियत पर। आखिर 1962 से लेकर 1991 तक उन्होंने रतन टाटा को अपनी निगरानी में ट्रेन जो किया था। लेकिन रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाने का फैसला आलोचना से नहीं बच सका। रतन टाटा की काबिलियत पर उनके समकालीनों ने भी शक किया। टाटा समूह में रतन टाटा से उम्रदराज और पुराने लोगों की मजबूत पकड़ थी। लाइसेंस राज में सरकारी कंपनी की तरह काम करने को अभ्यस्त ये पुराने लोग रतन टाटा के नए तौर तरीकों को अविश्वास से देखते थे। लेकिन रतन टाटा ने जिस साल टाटा समूह के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली, वो साल ही पुराने तौर तरीकों से नए तौर तरीकों की तरफ बदलाव का साल था। 1991 में देश की नई आर्थिक नीति और रतन टाटा की एंट्री दोनों मानो एक दूसरे के पूरक बन गए। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा समूह ने उन क्षेत्रों में भी प्रवेश किया जिसकी पहले समूह ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन रतन टाटा सिर्फ नई कंपनियां ही नहीं बना रहे थे, बल्कि वो दुनिया की दिग्गज कंपनियों का अधिग्रहण करने की रणनीति पर भी सबसे पहले भारत में ये काम उन्होंने किया। ये एक गेम चेंजर स्ट्रैटेजी थी। साल 2000 में जब टाटा टी ने $45 करोड़ में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया, इस खरीदारी के साथ ही टाटा दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियों में शुमार हो गई। ये किसी भारतीय कंपनी की पहली विदेशी खरीदारी थी। ये वो स्ट्रैटेजी थी जिसे रतन टाटा ने बेहद कामयाबी से लागू किया। बाद में इस रणनीति को भारत के कई बिजनेस हाउसेज ने अपनाया।
इसके बाद तो 2004 में साउथ कोरिया के देवू की कमर्शियल व्हीकल्स यूनिट को टाटा ने खरीदा, जिससे टाटा के ट्रकों की गुणवत्ता में शानदार बदलाव हुए। 2004 में ही टाटा ग्रुप ने सिंगापुर की स्टील कंपनी नेट स्टील को 48.6 करोड़ डॉलर में खरीदा। टाटा की होटल कंपनी ताज ने 2006 में अमेरिका की द रिट्ज कार्लटन बोस्टन को करीब 17 करोड़ डॉलर में खरीदा। इसी साल टाटा केमिकल्स ने 9 करोड़ पाउंड में यूके की सोडा ऐश बनाने वाली बर्नर मोल्ड को खरीदा, जिसके बाद टाटा केमिकल्स सोडा ऐश बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। 2007 में यूके की स्टील कंपनी कोरस को टाटा स्टील ने 1290 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। ये उस वक्त तक किसी भी भारतीय कंपनी की सबसे बड़ी डील थी। इस सौदे के बाद टाटा स्टील दुनिया की टॉप 10 स्टील कंपनियों में शुमार हो गई। 2008 में टाटा ने फोर्ड से लैंड रोवर और जगुआर खरीद लिया। 2012 में अमेरिका की स्टारबक्स के साथ एक जॉइंट वेंचर पर साइन हुआ, जिससे टाटा समूह देश में तेजी से बढ़ रहे कॉफी रिटेल मार्केट में एंट्री करती है और धमाकेदार तरीके से एंट्री करती है। 2012 में रतन टाटा ने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वो टाटा समूह के चेयरमैन एमरिटस बने रहे। साइरस मिस्त्री विवाद के बाद टाटा ने एक बार फिर कमान संभाली। इसके बाद भी टाटा समूह ने कई सौदे किए। 2021 में बिग बास्केट खरीदा। ऑनलाइन दवाएं बांटने वाली कंपनी 1mg को भी टाटा ने खरीदा। 2022 में टाटा ने एक बार फिर एयर इंडिया का मालिकाना हक हासिल कर लिया। इसके अलावा खस्ता हाल पड़े सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ 2023 में ही TCS ने 26,821 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। टाटा के जुड़ने के बाद BSNL एक बार फिर रिवाइवल की तरफ आ चुका है। आज जब रतन टाटा अपने अंतिम सफर पर रवाना हो चुके हैं, ये बात बिना किसी शको शुबा के कही जा सकती है कि टाटा ग्रुप के गौरवशाली इतिहास में रतन टाटा का मुकाम शायद सबसे ऊपर आएगा। जिस रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता पर शक जताया जा रहा था, वो भारत के महानतम उद्योगपति के तौर पर याद किए जाएंगे। टाटा ग्रुप को रतन टाटा ने न सिर्फ कामयाबी दिलाई, बल्कि असंदिग्ध प्रतिष्ठा भी दिलाई। रतन टाटा की लेगेसी पर हिंदुस्तान में हमेशा बात होती रहेगी। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।